स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली आरबीआई के एक ग्रुप के द्वारा नेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को, मतलब कि इंडियन रूपी जो कि इस समय भारत में चलता है वो पूरे दुनिया के अंदर फैले, हमारा रूपी इंटरनेशनलाइज हो, इसको लेकर कई सारे मेजर्स दिए गए हैं। ये आप देख सकते हो, बड़ी खबर आई है, आरबीआई वर्किंग ग्रुप प्रपोजेस स्टेप्स टू ब्रॉडन रूपीज ग्लोबल रीच। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, थोड़ा सा लंबा ये वीडियो होने वाला है और मैं आपको एक एक चीजें यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का मतलब क्या है, इससे एडवांटेज क्या होता है, यूएस की जो करेंसी है डॉलर वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग क्यों है, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 लाइव बैच स्टार्ट किया गया है स्टडी IQ के द्वारा, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है। लाइव बैचेस, पर्सनल मेंटर आपको अलॉट किया जाता है, टेस्ट सीरीज, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत पिछले 1-2 साल से आप देखोगे तो यहां पर काफी ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, चर्चा हो रही है कि जो रूपी है वो ग्लोबल करेंसी के तौर पर बनना चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी रोड मैप को पुश करने के लिए आरबीआई के द्वारा एक इंटरनल ग्रुप बनाया गया था, एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप बनाया गया, और इस ग्रुप के द्वारा कई सारे सुझाव दिए गए कि आखिरकार हम कैसे रूपी को ग्लोबल करेंसी बना सकते हैं। रूपी के पास पोटेंशियल है इंटरनेशनलाइज्ड मनी बनने का, लेकिन वो कैसे किया जाएगा, क्या होगा, मेजर्स क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो, आप सबको पता होगा, रशिया यूक्रेन का वॉर जब से स्टार्ट हुआ है और यूएस ने जिस तरीके से सैंक्शंस लगाया है रशिया के ऊपर, उसके बाद बहुत ज्यादा यहां पर मांग उठ रही है अलग अलग देशों के द्वारा कि यूएस का जो डॉलर है उसके इंफ्लुएंस को कम करना चाहिए, क्योंकि यूएस का डॉलर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो कभी भी किसी के भी ऊपर, मतलब किसी भी देश के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकता है, उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। तो चलो यहां पर सबसे पहले तो यह समझते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, इसका मतलब क्या है। अगर मैं कहता हूं कि रूपी इंटरनेशनलाइज करना है तो इसका मतलब क्या हुआ। देखो, इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि रूपी का अगर हम मतलब कि कोई भी अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मान लो आप कोई गुड्स मंगा रहे हो लंदन से, ठीक है, या फिर आप कोई गुड्स जर्मनी से मंगा रहे हो, तो जब आप पेमेंट करते हैं ना, जब हम लोग पेमेंट करते हैं कोई भी गुड्स मंगाने के लिए, आज के डेट में कौन सा पेमेंट करते हैं, कौन सी करेंसी में करते हैं, वो हम करते हैं डॉलर में ज्यादातर, ठीक है। अगर हम वही चीज रूपी में देंगे तो क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी का मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई भी ट्रेड करें पूरे दुनिया के अंदर और अगर हम उसको रूपी दें तो वो एक्सेप्टेबल हो, वो उसको एक्सेप्ट करें। यही होता है एक प्रकार से इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, मतलब कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब चीजें होती हैं, करंट अकाउंट जो ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर इसके साथ साथ जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं, आप सबको पता है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बीओपी के अंदर 2 चीजें आती हैं, 2 अकाउंट आते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में जैसे एफडीआई हो गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई हो गया, इस तरह की चीजें वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। करंट अकाउंट में आता है बेसिकली जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, वो आपका करंट अकाउंट में आता है। तो करंट अकाउंट में जितने ट्रांजैक्शन होते हैं, कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो भी हमारा रूपी में हो तो उसी को कहा जाएगा इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। आज के डेट में तो नहीं होता है, इसीलिए रूपी इंटरनेशनलाइज नहीं है। फिर इसके साथ साथ ये भी चीज ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी है, इट इज क्लोजली इंटरलिंक्ड विथ नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे भारत की जो करेंसी है रूपी, उसका एक्सेप्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। यहां पर धीरे धीरे जो फॉरेक्स मार्केट है वो काम करने लग जाएगा। सबसे ज्यादा चीज आपको ध्यान रखना है, इट विल रिक्वायर फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी ऑन कैपिटल अकाउंट एंड क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड। देखो यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैंने अभी आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखो क्या है ना कि जो करंट अकाउंट है इसमें तो फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दी गई है। मान लो अगर आपके पास पैसा है भारत के अंदर, आप बहुत ज्यादा
अल्ट्रा रिच हो, सुपर रिच हो, ठीक है, अगर आपको फरारी कार चाहिए, अगर आप कहो कि आपको 10 फरारी कार चाहिए और आपके पास पैसा है, तो क्या आपको भारत सरकार रोक देगी वो कार मंगाने से, इंपोर्ट कराने से? नहीं रोकेगी, राइट? तो मतलब आपके पास अगर पैसा है, जो भी आप चीजें बाहर से मंगाना चाहते हो या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आप 100% कर सकते हैं, वहां पर सरकार कोई रोक टोक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन में फुल कन्वर्टिबिलिटी है, यहां पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन भारत में मैं आपको बता दूं, कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पे लिमिटेशंस है। मान लो जैसे एफडीआई हो गया, तो मान लो अगर कोई विदेशी निवेशक है, अगर वो भारत के अंदर निवेश कर रहा है, एफडीआई लेकर आ रहा है और वो पूरा पैसा अपना भारत से वापस ले जाना चाहता है, तो क्या वो ले जा सकता है? उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं, सरकार ने लिमिट लगा रखी है। तो उसीलिए कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस में फुल कन्वर्टिबिलिटी आज के डेट में नहीं है। लेकिन अगर हमें रुपी को इंटरनेशनलाइज करना है तो कैपिटल अकाउंट में भी फुल कन्वर्टिबिलिटी होनी चाहिए और करंट अकाउंट में भी होनी चाहिए। जो करंट अकाउंट में तो है ही है, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया था 1990s के बाद, तो करंट अकाउंट में हमने उसको फुल कन्वर्टिबिलिटी धीरे धीरे करके कर दिया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में वो अभी भी नहीं हो पाया है। आज के डेट में आप देखोगे जो मेजर करेंसीज हैं दुनिया भर के अंदर, जो रिजर्व करेंसीज के तौर पर देखी जाती हैं, एक तो डॉलर है, हम सबको पता है, यूएस डॉलर, उसके बाद यूरो हो गया यूरोपियन यूनियन का, फिर जापानीज येन हो गया, और इसके साथ साथ पाउंड स्टर्लिंग हो गया। ये मेजर करेंसीज हैं। देखो चाइना ने भी काफी ज्यादा एफर्ट तो किया है, कोशिश की है कि उसकी जो करेंसी है रेनमिनबी, वो भी यहां पर इंटरनेशनलाइज हो सके। उसमें थोड़ा सा उसको सक्सेस हासिल हुआ है, पूरी तरह से नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कुछ हद तक सक्सेस हासिल हुआ है। खैर वो एक अलग कारण है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा लोन देता रहता है अफ्रीकन देशों को, बहुत ज्यादा वो पैसा पंपिंग करने की कोशिश करता है। खैर यहां पर अब हम आते हैं कि आरबीआई के इस ग्रुप ने रिकमेंडेशन क्या दिया। देखो ये जो वर्किंग ग्रुप है जो कि आरबीआई के द्वारा बनाया गया था, इसको हेड किया जा रहा था भाई आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राधा श्याम राठौर के द्वारा, और उन्होंने बेसिकली 3 प्रकार के रिकमेंडेशन दिए हैं। एक तो शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म और तीसरा लॉन्ग टर्म के रिकमेंडेशन दिए। मतलब कि शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए, मीडियम टर्म में क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, ताकि हमारी जो रूपी है वो इंटरनेशनलाइज हो सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, यहां पर यह बोला गया है आरबीआई ग्रुप के द्वारा कि भारत को जितना भी अपना ट्रेड एग्रीमेंट करना है अलग अलग देशों के साथ, उसको स्टैंडर्डाइज कर दे। मतलब कि आज के डेट में आप देखोगे, अगर हम यूएस के साथ अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, अगर हम यूके के साथ करना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट होता है। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए, अगर अपने रूपी को इंटरनेशनलाइज करना है, तो जिनके साथ भी हम अपना ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हम अलग अलग देशों के साथ भेदभाव करेंगे तो हमारे रूपी की एक्सेप्टेंस उतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक तो ये स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। फिर उसके अलावा यहां पर जो सेटलमेंट है हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन के बाद से जो है, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, कई तो देशों के साथ हमने कोशिश किया है कि जो ट्रेड है उसको लोकल करेंसीज में किया जाए रादर देन डॉलर, तो वो कुछ हद तक सफल भी हुआ है, ठीक है। तो उसको हमें ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश करनी चाहिए। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होता है उसमें हमें इंडियन पेमेंट सिस्टम को इंक्लूड भी करना चाहिए। जैसे कि अगर हम यूपीआई की बात करें, तो यूपीआई में अभी तक क्या है कि ज्यादातर आप भारत के अंदर ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑल्दो अब यहां पर कुछ और देशों के साथ स्टार्ट किया गया है, जो एनआरआईज वगैरह हैं, भारत के नंबर से उसको लिंक करके कर सकते हैं, लेकिन उसको हमें और ज्यादा फैलाना चाहिए। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है उसमें भी आरटीजीएस हो गया, यूपीआई हो गया, एनईएफटी हो गया, उन सबको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर इसके अलावा यहां पर जो फॉरेक्स मार्केट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे शेयर मार्केट होता है, तो शेयर मार्केट कब खुलता है, सुबह से लेकर सुबह 9:15 से लेकर शाम को 3:30 बजे तक स्टॉक मार्केट खुलता है। वैसे ही फॉरेक्स मार्केट होता है जहां पर करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो हमें अगर इंटरनेशनलाइज करना है रूपी को, तो जो फॉरेक्स मार्केट है उसको 24/7 ओपन कर देना चाहिए, ठीक है, तभी यहां पर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर हम आ पाएंगे। तो ये शॉर्ट टर्म में कुछ मेजर्स हैं जो कि सरकार को लेने चाहिए। फिर मीडियम टर्म में क्या है, मतलब मीडियम टर्म मतलब 2 साल से 5 साल के अंदर सरकार को क्या करना चाहिए। सबसे पहला यहां पर बोला गया है कि जो मसाला बॉन्ड्स होते हैं, आई होप कि आप सबको पता होगा मसाला बॉन्ड क्या है। जैसे मसाला बॉन्ड में आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है भारत के अंदर, ठीक है, उसको पैसा रेज करना है, अगर उसको पैसा चाहिए बॉन्ड जारी करके, तो रिलायंस अपना बॉन्ड भारत के अंदर जारी कर सकती है और वहां से पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। वैसे ही जब भारत की कोई कंपनी विदेश के अंदर बॉन्ड जारी करती है और वहां से पैसा उठाती है, तो उस बॉन्ड को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। इट इज रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होता है, जो कि इंडियन कंपनीज बाहर विदेशों में उसको जारी करती है पैसा रेज करने के लिए। तो अगले 2 से 5 सालों के अंदर आरबीआई के ग्रुप ने यह कहा है कि
जो टैक्सेस सरकार लगाती है मसाला बॉन्ड्स के ऊपर, उसको वापस से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद अभी ज्यादा टैक्स लगाता हो, लेकिन उस टैक्स को कम कर देना चाहिए ताकि इस तरह के जो मसाला बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इशू किए जा सकें फॉरेन कंट्रीज के अंदर। फिर इसके अलावा यहां पर जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसको भी हमें इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। ये बेसिकली क्या होता है ना, 2 लाख मिनिमम पेमेंट जो होता है रियल टाइम के बेसिस पर ट्रांसफर किया जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट। तो ये सिर्फ भारत में नहीं, इसको इंटरनेशनल लेवल पर भी ले जाना चाहिए। फिर इसके अलावा जो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड जारी करती है, जो सरकारी बॉन्ड होता है, जो गिल्ड एज सिक्योरिटीज जिसको कहते हैं, ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसको ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में भी लाना चाहिए। जैसे कि कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर मान लो सरकार कोई बॉन्ड जारी कर रही है, तो आज के डेट में क्या होता है, ज्यादातर डोमेस्टिक जो हमारी जो पब्लिक है या फिर जो म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, वो खरीदते हैं। लेकिन अगर कोई विदेश का कोई व्यक्ति है, अगर वो खरीदना चाहे गवर्नमेंट बॉन्ड, वो भी खरीद सके, तो उसलिए उसको भी यहां पर फैलाना चाहिए। और फाइनली जो लॉन्ग टर्म है, मतलब 5 साल से ऊपर, यहां पर और क्या करना चाहिए, तो सबसे बड़ी जो कोशिश है सरकार को वो ये करनी चाहिए कि आईएमएफ के अंदर जो एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, देखो आपने देखा होगा ना, जब फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो उसके अंदर कई चीजें आती हैं। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर यहां पर गोल्ड जो आरबीआई के पास है, जो करेंसी है फॉरेन करेंसी, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। उसके अंदर एसडीआर भी आता है, बेसिकली जो हिस्सा है भारत का आईएमएफ के अंदर। तो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है, ये एक प्रकार की करेंसी नहीं है, लेकिन एक प्रकार की करेंसी जो करेंसी के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। तो एसडीआर की वैल्यू कैसे निकलती है, ये बेसिकली 5 करेंसी से निकलती है। एक तो यूएस डॉलर, फिर यूरो हो गया, फिर चाइना की जो करेंसी है रेनमिनबी, और उसके अलावा जापानीज येन और पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का, ठीक है। इन 5 करेंसीज का वेटेड एवरेज से ये जो एसडीआर है उसकी वैल्यू निकलती है। तो यहां पर क्या है कि भारत को भी इसके अंदर, भारत की जो करेंसी है रूपी, उसको भी एसडीआर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को, आईएमएफ से बातचीत करके, ठीक है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के। तो ये सारे मेजर्स बताए गए, अगर हम ये करते हैं तो धीरे धीरे करके रूपी जो साथ साथ आपके मन में यह भी क्वेश्चन आता होगा कि आखिरकार आज के डेट में डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग क्यों है। देखो, डॉलर का प्रभाव पूरे दुनिया के ऊपर है। यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है दुनिया में एक देश से दूसरे देश, उसमें डॉलर का ही इस्तेमाल होता है ज्यादातर। मैं ज्यादातर कह रहा हूं, मैं सारे ट्रांजैक्शंस में नहीं कह रहा हूं। हाँ, वो 2 देश के बीच का निर्णय है। अगर मान लो जैसे भारत और रशिया हो गया, भारत रशिया अगर निर्णय लेते हैं कि हम रूपी में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे दुनिया में वो डॉलर का इस्तेमाल होता है। और क्यों? क्योंकि लोगों को डॉलर के ऊपर भरोसा है। और भरोसा क्यों है? सिंपल सी चीज है कि यूएस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, है, उसका रीच बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर इसके अलावा यहां पर यूएस फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा बड़ी है वो। फिर हिस्टोरिकली भी अगर आप देखोगे तो यूएस की इकोनॉमी काफी स्टेबल रही है, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा संकट नहीं आया है। तो इसी की वजह से कहा जाता है कि डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रांग है। डॉलर डोमिनेंस की वजह से अब क्या हुआ है कि अभी तक कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं आ पाया, मतलब डॉलर को कोई करेंसी रिप्लेस कर सके ऐसा ऑल्टरनेटिव अभी दिखता नहीं है। ऑल्दो आरबीआई की ये जो ग्रुप है जिन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, उन्होंने ये चीज कहा है कि चाइनीज की जो करेंसी है, चाइना की जो करेंसी है रेनमिनबी, उसके उनके पास क्षमता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, को टक्कर दे पाती है कि नहीं। वो डिपेंड करेगा कि चाइनीज इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, चाइना का फाइनेंशियल सिस्टम किस तरफ जा रहा है लॉन्ग टर्म में, क्या उनके पास ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, क्योंकि चाइना में अक्सर ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल खड़े होते हैं, ओपननेस है कि नहीं, स्टेबिलिटी है कि नहीं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसके अलावा यहां पर अब यह भी है कि आखिरकार ये जो रिकमेंडेशन दिया गया आरबीआई के ग्रुप के द्वारा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि जब से यहां पर रशियन गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है यूएस के द्वारा, उसके बाद बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो अब चाहते हैं, चाहे रशिया, चाइना, इनफैक्ट भारत भी कोशिश कर रहा है कि यहां पर यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना स्टार्ट करें। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो स्विफ्ट सिस्टम है, आपको पता ही होगा स्विफ्ट के बारे में, जो ट्रांसफर किया जाता है पैसा एक देश से दूसरे देश में, तो ज्यादातर ट्रांजैक्शन स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं। तो इसके ऊपर भी जो डिपेंडेंसी है उसको कम की जाए। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर धीरे धीरे करके रूपी इंटरनेशनलाइज हो गया तो इससे भारत को क्या फायदा होगा, क्या इससे कोई फायदा हो रहा है जो हम इसका इतना प्रयास कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से क्या होता है, स्पेशली जो इंडियन बिजनेसेस हैं उनके ऊपर खतरा कम हो जाता है। देखो, आज के डेट में क्या है, ग्लोबली अगर कोई
भी संकट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है ग्लोबली, जैसे कभी रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, हो सकता है कल आगे चलकर चाइना ताइवान का युद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो क्या होता है अचानक से वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, अचानक से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो इसका डायरेक्ट असर जो है भारत के ऊपर पड़ेगा, भारत की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, और अल्टीमेटली डॉलर क्योंकि काफ़ी मजबूत होता जाता है तो रूपी कमज़ोर होता जाता है। लेकिन अगर रूपी इंटरनेशनलाइज हो गया तो हम पूरी तरह से रूपी के ऊपर फिर डिपेंडेंट हो गए, हम डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो इसकी वजह से जो बिजनेस को खतरा होगा वो कम हो जाएगा। आज के डेट में कोई भी प्रॉब्लम होता है ग्लोबली, उसका असर डायरेक्टली भारत की इकोनॉमी पर होता है, भारत के बिजनेसेस पर होता है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है कि फॉरेन करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी। आपने पता ही ना आजकल क्या बात होती है कि भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, चाइना के पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है। फॉरेक्स रिजर्व में ज्यादातर क्या होता है, डॉलर ही होता है अगर आप देखोगे तो भारत खूब सारा डॉलर इकट्ठा करा, अभी हमारा फॉरेक्स रिजर्व लगभग 600 बिलियन डॉलर का है, राइट। तो क्या होगा ना कि अगर एक बार हमारी रूपी इंटरनेशनलाइज हो गई तो हमें ये फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। 1991 में आपको याद है ना क्या हुआ था कि डॉलर हमारे पास बचा नहीं था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था। तो क्यों आया था, क्योंकि रूपी एक्सेप्टेड नहीं था, हमें डॉलर में पेमेंट करना था, लेकिन डॉलर है ही नहीं। लेकिन एक बार अगर रूपी इंटरनेशनलाइज हो गया तो आगे चलकर संकट हमारे ऊपर कम आएगा। बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, तब हम रूपी में परचेज कर सकेंगे, रूपी तो हमारा ही है, राइट। तो इसकी वजह से बहुत सारे फायदे होते हैं इसकी वजह से। और इसके अलावा फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी। 1997-1998 में, ये जो 97-98 का दौर था, उस समय एशियन क्राइसिस आया था। बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वहां पर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस देखने को मिला था। चाहे इंडोनेशिया की बात करिए, सिंगापुर की बात करिए, मलेशिया की बात करिए, वहां पर बहुत सारा बड़ा क्राइसिस आ गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, मांग उठने लगी कि हर एक देश के पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। ये हर जगह मांग उठने लग गई, तो हर एक देश क्या करने लग गए, फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ाने लग गए। लेकिन अभी जो समय चल रहा है पूरे दुनिया के अंदर, जिस तरह से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, इसकी वजह से अब मांग उठ रही है कि क्यों हमें फॉरेक्स रिजर्व के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। जैसे कि रशिया के पास अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व था, क्या हुआ वो फॉरेक्स रिजर्व का, वो तो जीरो हो गया ना, क्योंकि डॉलर के मतलब यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया, तो रशिया करेगा क्या उस फॉरेक्स रिजर्व का। तो अब यहां पर मांग उठ रही है, ये जो दौर आया है कि यहां पर अपनी करेंसीज को स्ट्रॉन्ग किया जाए, और इसी का प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है इसको लेकर, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि भारत का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है, मतलब बाहर विदेशों से जो हमने पैसा उठाया है, उसमें मैक्सिमम शेयर किसका है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।